जरा सोचिए, अदालत में एक मुकदमा चल रहा है, गवाह आ रहे हैं, सबूत पेश किए जा रहे हैं, और अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक ऐसे इंसान का नाम सामने आ जाता है जिसका जिक्र ना तो एफआईआर में था और ना ही चार्जशीट में। तो अब क्या होगा? क्या केस वहीं रुक जाएगा? नहीं। भारत के नए क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 358 बस इसी पहेली का जवाब देती है। तो चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कोर्टरूम में एक बहुत ही सीरियस क्राइम का ट्रायल चल रहा है। वकील अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। और तभी किसी गवाह के बयान से या किसी सबूत के टुकड़े से एक बिल्कुल नया चेहरा, एक नया नाम उभर कर सामने आ जाता है। अब सोचिए, कोर्ट के सामने कितनी बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। एक तरफ तो वो लोग हैं जिन पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है, और दूसरी तरफ ये नया इंसान जिसके खिलाफ अब सबूत मिलने लगे हैं। तो कोर्ट क्या करे? क्या उसे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दे क्योंकि उसका नाम शुरू में फाइल में नहीं था, या फिर असली न्याय के लिए उसे भी कटघरे में लाना जरूरी है? इस मुश्किल सवाल का जवाब पता है कहां छिपा है? कानून के एक बहुत ही पुराने सिद्धांत में। ये जो लैटिन में लिखा है, इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है कि जब कोई दोषी, कोई गुनहगार बरी हो जाता है तो असल में जज की निंदा होती है। मतलब न्याय का असली मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि कोई भी अपराधी बचकर ना निकल पाए। अगर ऐसा हो जाए तो ये तो पूरे जस्टिस सिस्टम पर ही एक सवालिया निशान है ना। तो इस सदियों पुराने सिद्धांत को आज के कानून में कैसे उतारा गया है? बस यहीं पर एंट्री होती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 358 की। ये वही कानूनी टूल है, वो हथियार है जो जज को ऐसे मुश्किल हालात से निपटने की ताकत देता है। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये कुछ ऐसा है। मान लीजिए एक मैच चल रहा है और बीच में पता चलता है कि एक और खिलाड़ी है जो गेम का हिस्सा होना चाहिए। तो धारा 358 कोर्ट को ये पावर देती है कि वो उस नए खिलाड़ी को बेंच से बुलाकर सीधे मैदान में उतार दे। कोर्ट को पूरा मैच खत्म करके नया मैच शुरू करने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। तो सवाल ये है कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, जैसे ही कोर्ट उस नए इंसान को बुलाती है, उसके लिए पूरा का पूरा ट्रायल फिर से शुरू होता है। मतलब सारे गवाहों को दोबारा बुलाया जाएगा, उनसे फिर से सवाल जवाब होंगे। और ऐसा क्यों किया जाता है? ये बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए होता है ताकि उस नए व्यक्ति को भी अपना बचाव करने का पूरा और बराबर मौका मिल सके, कोई नाइंसाफी ना हो। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि ये जो पावर है, ये कितनी बड़ी है? मतलब कौन कौन इसकी जद में आ सकता है? चलिए इसके दायरे को थोड़ा समझते हैं। देखिए, गजेंद्र सिंह केस ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, कोई ऐसा इंसान जिसका नाम एफआईआर में तो था, पर पुलिस को जांच में उसके खिलाफ कुछ खास मिला नहीं और चार्जशीट से उसका नाम हटा दिया गया। कोर्ट उसे भी बुला सकती है। या फिर कोई ऐसा जिसका नाम दूर दूर तक कहीं भी नहीं था, उसे भी समन भेजा जा सकता है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। सुनील कुमार गुप्ता केस के हिसाब से तो ये भी जरूरी नहीं है कि उस नए व्यक्ति पर ठीक वही आरोप लगे जो पुराने वालों पर हैं। हो सकता है उस पर किसी बिल्कुल अलग अपराध का आरोप लगे। बस शर्त सिर्फ एक है कि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ हो सके। अब तक ये पावर बहुत सीधी और जबरदस्त लग रही है ना? ऐसा लगता है मानो न्याय के लिए ये एक अचूक रामबाण है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं हर बड़ी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहला और सबसे बड़ा ब्रेक लगाया। हरदीप सिंह केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एक असाधारण शक्ति। ये कोई रोज रोज इस्तेमाल करने वाला टूल नहीं है, जिसे बहुत ही सोच समझकर सिर्फ और सिर्फ खास हालात में ही इस्तेमाल करना है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि सिर्फ जज साहब को ऐसा लगने से काम नहीं चलेगा कि मुझे लगता है कि वो भी शामिल हो सकता है। नहीं, लाबू जी, अमृत जी ठाकुर केस में यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि किसी गवाह के बस यूं ही किसी का नाम ले लेने से आप उसे मुल्जिम बनाकर कोर्ट में नहीं घसीट सकते। तो फिर वो लक्ष्मण रेखा कौन सी है जिसे पार नहीं किया जा सकता? देखिए, इस पावर का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए जुडिशरी ने खुद ही कुछ बहुत सख्त पहरे बिठाए हैं, कुछ कड़े नियम बनाए हैं। और ये फर्क समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, आमतौर पर किसी पर केस शुरू करने के लिए कोर्ट को बस ये देखना होता है कि प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में मामला बनता है या नहीं।
एक शक भी काफी है। लेकिन धारा 358 के तहत किसी को बुलाने के लिए ये नाकाफी है। इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग एंड कोजेंट एविडेंस, यानी इतने मजबूत और इतने ठोस सबूत जो पहली नजर वाले टेस्ट से कहीं ज्यादा, कहीं आगे हों। सुप्रीम कोर्ट बार बार अलग अलग केसों में अदालतों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता रहा है। शिवप्रकाश मिश्रा केस में कहा, इसका इस्तेमाल संयम से, स्पैरिंगली होना चाहिए। मतलब ये कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे जब चाहा दबा दिया। इसका इस्तेमाल तभी हो जब इसके बिना काम ही ना चल पाए। एक और चेतावनी रमेश चंद्र श्रीवास्तव केस में कहा गया कि इसका इस्तेमाल लापरवाही से, कैजुअल तरीके से नहीं किया जा सकता। तो इन सभी फैसलों से एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये पावर किसी को परेशान करने के लिए या हल्के पुल्के शक के आधार पर इस्तेमाल करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर, सोची समझी न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आखिर में ये धारा 358 है क्या चीज़? ये असल में न्याय के तराजू पर एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही ज़रूरी संतुलन बनाने की कोशिश है। सोचिए, उस तराजू के एक पल्ले पर है ये जिम्मेदारी कि कोई भी गुनाहगार सिर्फ इसलिए ना बच जाए क्योंकि उसका नाम शुरू में सामने नहीं आया था, और दूसरे पल्ले पर है एक इंसान का अधिकार कि उसे बिना किसी ठोस वजह के मुकदमे की उस लंबी और तकलीफदेह प्रक्रिया में ना घसीटा जाए। और धारा 358 हमें उसी सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है जिसका सामना दुनिया की हर न्याय व्यवस्था को करना पड़ता है, कि हर गुनाहगार को सजा कैसे दी जाए, लेकिन इस कोशिश में एक भी बेगुनाह पर आंच तक ना आए। यही संतुलन साधना न्याय की सबसे बड़ी चुनौती भी और शायद सबसे बड़ी खूबसूरती भी।